नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात देहरादून की करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में देहरादून से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी हिस्सा लिया, यानी शिरकत की। पहली बार बतौर मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई सारी बातचीत की, कई सारे निर्देश तमाम मुख्यमंत्रियों को दिए हैं। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड टीकाकरण अभियान मिशन मोड पर चलाया जाए, यह मुख्यमंत्री की ओर से सलाह दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बढ़ाए जाएं। ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हो रही थी उसमें अपना पक्ष रखा, अपनी बातें उन्होंने रखी, क्योंकि मकसद प्रधानमंत्री का ही था कि इस बैठक के जरिए तमाम मुख्यमंत्रियों से राय मशवरा लिया जाए। उनके स्टेट्स में कोविड को लेकर क्या स्थिति है, दूसरी कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से सेकंड वेव की तरह कुछ स्टेट्स में नजर आ रहा है, ये अगर बढ़ता है तो इसका परिणाम देशव्यापी होगा। यानी कि अगर महाराष्ट्र में, पंजाब में अगर कोविड की संख्या बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ पंजाब या महाराष्ट्र में पड़ेगा, इसका असर देशव्यापी होगा। भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत काफी सख्त हो गए हैं। घटिया सड़क निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि घटिया सड़क निर्माण को लेकर शिकायत आई थी, जिसमें लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। लापरवाही और भ्रष्टाचार पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री का कहना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। कहीं भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। एक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की बात आई थी, शिकायत आई थी, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के तहत उस सड़क का निर्माण हो रहा था। तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई हुई है और लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपना कंसर्न शो कर दिया है कि बीजेपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। किसी तरीके से भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। पर्वतीय जिलों में विकास प्राधिकरण को खत्म करने का निर्देश दिया गया। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पर्वतीय जिलों में विकास प्राधिकरण को खत्म करने का निर्देश शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने जारी किया है। विकास प्राधिकरण से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में 2016 से पहले वाली जो स्थिति थी उसे दोबारा से बहाल किया जाएगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्राधिकरण को लेकर सवाल उठाया था कि ये एक बस लूट खसोट का जरिया बन चुका है। 2016 में प्राधिकरणों का गठन हुआ था और अब 2016 के पहले की स्थिति को दोबारा से बहाल किया जाएगा। आज जो हमारे क्षेत्र की, प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या थी, प्राधिकरण नक्शा पास करने में लोगों को मतलब बहुत समय लगता था और ऐसा भी सुना गया है कि काफ़ी महंगा भी पड़ता था। आज हमने उसको जारी कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर। हमने आज जो 2016 की स्थिति थी वहीं तक प्राधिकरण रहेगा, उससे बाहर जो अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों का विस्तार हुआ है, जो नवसमृद्ध क्षेत्र हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्राधिकरण का नक्शा पास नहीं होगा। किसी प्रकार की दिक्कत उनको नहीं आएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने
उत्तराखंड के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता फहीम तन्हा से खास बातचीत करते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। मंत्रिमंडल में खाली 3 सीटें पहले भर दी जाती तो उनके अनुभव का लाभ मिलता। का बंटवारा हो गया है। जो पुराने मंत्री थे यानी त्रिवेंद्र सरकार के जो मंत्री थे उनको रिपीट किए गए हैं विभाग। हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध उनियाल जी साथ में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। किस तरह से देखते हैं इस पोर्टफोलियो को? जो 4 साल की जिम्मेदारियां निभा रहे थे उन्हीं को उनकी निरंतरता को बनाए रखते हुए किसान की आर्थिकी को मजबूत करना, उसी लाइन पर आगे बढ़ना। बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, बदलाव नहीं किया गया है, इसका क्या कारण? देखिए, ये हाईकमान का मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इस बारे में तो वही बता पाएंगे। हमको जो विभाग मिले उन पर उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करना। क्या एक बड़ी वजह हो सकती है कि अगर बदलाव होता तो फिर नए मंत्री के लिए क्योंकि 1 साल बचा है, साल से भी कम का समय, थोड़ी समझने में समय लगता। पुराने विभागों को मैं समझता हूँ ये समझ नहीं था कि भाव बदले जाएंगे, क्योंकि नए व्यक्ति को समझने में टाइम लगता और समझने में टाइम लगेगा तो, और क्योंकि चुनावी वर्ष है और बहुत 4-5 महीना 7 महीने का समय शेष है, ऐसे में नए व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो ये अच्छा कदम है। 3 सीट और भी भर गई, यानी अब पूरा मंत्रिमंडल संपूर्ण है, पूरा हो चुका है। किस तरह से देखते हैं पूरी टीम को आप अपनी? देखिए, ये मैं कई बार कहूँगा कि ये बहुत पहले भर्ती नहीं आई चाहिए थी, ताकि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इनके अनुभव का फ़ायदा प्रदेश को मिलता, क्योंकि पद रिक्त पड़े थे। तो अब मैं इन तीनों का आने से मैं समझता हूँ कि और तेज़ी से ज़्यादा जो विभाग इनको मिले हैं वो और गतिशील होंगे। उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा चुनौती भरा रहेगा जो नए मंत्री हैं 1 साल मिल रहा है। देखिए, चुफाल साहब भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और बंशीधर जी पूर्व मंत्री रहे, मैं नहीं समझता उन्हें कोई परेशानी होगी। न्यूज़ वन से बात करने के धन्यवाद। ये थे सुबोध उनियाल जी, मंत्री हैं। तो जितने विभाग थे सभी रिपीट हुए हैं। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर ये मंत्रिमंडल पूरा बहुत पहले हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। अपने सहयोगी फैज़ान के साथ मैं फहीम था। 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा के लिए उपचुनाव होंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास का दावा है कि उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। उपचुनाव में पार्टी की पूरी तैयारी है। किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती है, ये दावा किया है बीजेपी के उपाध्यक्ष खजान दास का। खजान दास ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरे ताकत के साथ लड़ती है, फुल फोर्स के साथ लड़ती है और किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती। और इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। 17 तारीख को उपचुनाव होंगे सल्ट में। सल्ट के चुनाव के उद्घोष हो चुका है 17 अप्रैल को, जिसमें मतदान की बात आ गई है और 2 मई को जिसकी गणना होनी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं पे विश्वास रखते हुए इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी फतेह करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। लोगों के आने का भी बात कही जा रही है। देखिए, ये कमेटी पहले ही जो हमारा जो कोर ग्रुप है और कोर ग्रुप के जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने तय किया था कि एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष नरेश बंसल जी को बनाया गया। वो तय करेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव अति महत्वपूर्ण है। इन चुनाव को देखते हुए वो तय करेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। गुण और दोष के आधार पर पार्टी। वहीं अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 17 अप्रैल को इस विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक और जहां जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के लिए पर्यवेक्षक भेजकर रिपोर्ट ली जाएगी, रिपोर्ट तलब की जाएगी, उसके बाद ही प्रत्याशी का ऐलान होगा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया है कि विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो इस सीट को जीतेगा। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, परिवारों से नहीं होता है तो पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव होगा तो दोनों पार्टियों का जब चुनाव होगा तो जो भी विषय राज्य के
हम लोग लगातार उठाते रहे, उन विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार पूरी ताकत, आपने मालूम है आपको कि किस प्रकार से तमाम उपचुनाव में चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब करती है, लेकिन हम लोग पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लिटमस टेस्ट पर्यवेक्षक जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने रिपोर्ट मांगी है, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे और समय पर हमारा प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 साल में पाप किए हैं, उन पापों को जनता को बताया जाएगा। ये कुछ नहीं होता, हर चुनाव लिटमस टेस्ट होता है। ये चुनाव जो है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य के तमाम वो विषय जिन पर हम लोग बातचीत करते हैं, ये केवल सट का चुनाव नहीं होगा बल्कि पूरे प्रदेश का। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर पसारे हैं। क्रांति दल समेत कई संगठन के लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। विल्लू बाबलिकी समाज सेवी भी अब आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चौधरी ने इन सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। आज परिवार में शामिल हुए बिल्लू वाल्मीकि जी और संजय छेत्री जी का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। जिस तरीके से उत्तराखंड में भी केजरीवाल का सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, उसके अंतर्गत प्रदेश के हर कोने में अलग अलग पार्टियों से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनके शामिल होने का कारण सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा, जो कि आम लोगों के काम किस तरीके से सुलभ हो सके, सुगम हो सके, उससे प्रभावित होकर लोग अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी 2022 को लेकर? देखिए, 2022 की रणनीति के लिए आम आदमी पार्टी अपना बूथ स्तर पर संगठन तैयार कर ही रही है। लगभग जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 80% हमारा बूथ का संगठन जो है वो तैयार हो गया है। समय समय पर बूथ के साथ साथ अन्य संगठन के पदाधिकारियों की भी घोषणा हम लोग कर रहे हैं। 1 से सवा महीने के अंदर अंदर हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में आएगा और फिर उसके बाद हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के एक एक घर तक हम इस सरकार की विफलता और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको उत्तराखंड के एक एक घर तक। हरिद्वार से अगली खबर है। बैरागी कैंप में भूमि आवंटन का काम शुरू कर दिया गया है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने संतों को आश्वासन दिया है, संतों को हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। मेलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। हरिद्वार की पावन भूमि में हरिद्वार कुंभ मेला जो है सामने है, तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। भारत भर से वैष्णव साधु संत काफी मात्रा में आ गए और वैष्णव साधु संतों का कुंभ मेला भी वृंदावन में भी चल रहा है, जो कि 26 तारीख को पूर्णा होती है। और जो है माघ मेला समापन पे काफ़ी वैष्णव साधु संत आ गए यहाँ। पहली बात तो यहाँ के जो वर्तमान होने वाले सीएम है उनको खूब खूब साधुवाद। और जो है भारत के आदरणीय जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की, उन्होंने साधु संतों की व्यवस्था और हिंदू सनातन संस्कृति की व्यवस्था को समझा और तुरंत राज्य के अंदर परिवर्तन करके और जो है भव्य और दिव्य कुंभ और जो है हिंदू सनातन संस्कृति के कुंभ का श्री गणेश किया। उसके लिए वह जितना प्रशंसा करे उतना कम है। साथों साथ यहाँ जो है प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी साधुवाद की वह समय अनुसार जग गए। आज वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ों के श्री महंत और भारत भर से आए हुए तीनों अखाड़ों के वैष्णव साधु संत, मंडलेश्वर, धर्माचार्य सब इस फील्ड में आ गए हैं। को सुविधाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। चुनौतीपूर्ण कार्य है, दिन रात काम करना पड़ेगा, विशेषकर लैंड को डेवलप करने का। बिजली, पानी, शौचालय, सारी सुविधाएं यहाँ पे देनी हैं और समय हमारे पास कम है। मैंने कल भी सभी अधिकारियों की बैठक ली है और आज मैं दोबारा लूँगा और मैं स्वयं मौके पे प्रत्येक दिन अचानक आता रहूँगा, ये देखने के लिए कि समयबद्ध तरीके से काम हो, गुणवत्तापूर्वक हो। साधु संतों का पूरा हमें इसमें आशीर्वाद और सहयोग चाहिए होगा और वो हमें निरंतर मिल भी रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं हम आपसी सहयोग से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को समय रहते हुए पूरा। हरिद्वार कुंभ मेले में पहली बार किन्नर अखाड़ा शिरकत कर रहा है। किन्नर अखाड़ा के लिए सुनील अग्रवाल ने छावनी बनाने के लिए अपनी 8 बीघा जमीन दी है, जिसको लेकर आज किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सुनील अग्रवाल के ऑफिस पहुंचकर उन्हें धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया।
किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज पार्षद सुनील अग्रवाल गुड्डू के कनकल स्थित कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने आशीर्वाद के साथ छावनी को लेकर दी गई जमीन के संबंध में धन्यवाद दिया। बीजेपी के पार्षद सुनील अग्रवाल गुड्डू ने कहा है कि किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शिरकत कर रहा है, जिनके पास छावनी के लिए जगह नहीं थी और मेला प्रशासन ने उन्हें जगह उपलब्ध नहीं करवाई, उनके द्वारा उन्हें सुविधा दी गई है। सनातन धर्म में रहना चाहते हैं और किसी दूसरे धर्म में जाने का हमारा कोई मंशा नहीं है, और जिस तरीके से आताताइयों होने हमारे समाज का बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हमने 2015 में अखाड़ा बनाया। मेरे समाज के लोगों ने चुन के मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे बिठाई। हमारी चाहे वो उज्जैन का कुंभ हो, चाहे वो प्रयाग का कुंभ हो, हमेशा हमारी बातें समझाने के लिए समय लगता है सरकार को और सरकार के व्यक्तियों को। बदलाव प्रकृति का नियम है, पर बदलाव धीरे धीरे होता है विचार में, व्यक्तिमत्व में। तो मुझे आशा थी कि कोई ना कोई समझेगा, पर जब कोई नहीं समझा तो हरिद्वार के वासी ने समझे और मुझे बड़े प्यार से वो जगह दी। आज मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और हमने अनुरोध किया कि जिस तरीके से मर्द औरत और सबके लिए बजटिंग होती है, तो किन्नरों के लिए भी कुछ सोचें आप। जो किन्नर अखाड़े को कैंपिंग को लेकर इनकी परेशानियां थी वो हमें महसूस हुई, तो हमें लिए हरिद्वार वालों के लिए बड़ा सौभाग्य भी था कि किन्नर अखाड़ा इस बार हरिद्वार के कुंभ में स्नान कर रहा है। किन्नर अखाड़ा स्नान कर रहा है जूना अखाड़े के साथ, तो ये हमारे हरिद्वार के लिए सौभाग्य का विषय था। इनकी जो परेशानियां थी, कैंपिंग के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, हमारे पास जगह अवेलेबल थी, तो हमने इनको जगह का दिया। माता जी को जगह पसंद आई, माता जी ने कहा कि हम यहाँ कैंपिंग करेंगे। और मैं तो प्रशासन की कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी कि ज़मीन की कोई शॉर्टेज होगी या जैसे भी, क्योंकि इस बार कुंभ के होने पर भी संशय था कोविड के कारण। लेकिन चलो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि कुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जाएगा और कुंभ होगा। तो अब मैं तो यही अपने सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे किन्नर समाज को जो सुविधाएं अन्य अखाड़ों को दी गई हैं वो इनको भी दें, ताकि कुंभ की एक जो आभा है इनके आने से बढ़ी हुई है हरिद्वार की, वो एक और विख्यात रूप से फैले हरिद्वार में, और हरिद्वार का नाम हो और हमारा 2021 का कुंभ विश्व में याद रखा जाए। और मैं कहता हूं कि हमारा ये जो जिसको हम थर्ड अपना कहते हैं, हमारे जेंडर ही हमारे, ये भी कुंभ में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाने के लिए कुंभ मेला पुलिस ने बड़ी पहल की है। इस बार मेला पुलिस संकरित गलियों में घुसकर भीड़ नियंत्रण के लिए सक्षम होगी, क्योंकि इस बार कुंभ मेला पुलिस और उनके लिए साइकिल का एक अनूठा प्रयोग करने जा रही है। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने 23 अधिकारियों को कुंभ मेला ड्यूटी के लिए साइकिल प्रदान की है। आईजी ने खुद साइकिल चलाकर यह संदेश दिया कि कुंभ मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।